हेलो एस्पिरेंट। आज हम एक नई सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए और मेंस एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। आपने अक्सर देखा होगा अगर पीवाईक्यू में तो बायोस्फीयर रिजर्व से आपको कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिले होंगे। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे पाया गया है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है। ये आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग को प्रीलिम्स एग्जाम में मैस्टरिंग द फॉलोइंग या ऐसे वन लाइनर स्टेटमेंट में देखने को मिली होगी। तो हमने क्या किया है, स्टूडेंट की भारी डिमांड को देखते हुए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हम हमारे देश के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हुए हैं उन सब को आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक बायोस्फीयर को डिवाइड करके आपके सामने रखेंगे ताकि आप एक एक बायोस्फीयर को आसानी से समझ सको, उसके महत्व को समझ सको, उसकी गरिमा को जान सकते हो, उसका महत्व क्या है एग्ज़ाम के लिए वो जान सकते हो, ये कहाँ पर है वो जान सकते हो। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं या बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ठीक है, कौन से स्टेट में है, वो तमाम चीज़ें हैं वो आप इस बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम के तहत आप जान सकते हो। तो हम आपके लिए एक एक करके 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखोगे और समझोगे और अपनी तैयारी में कम से कम 2 से 3 प्रश्न अगर इसके बनते हैं तो आप इसमें 6 नंबर का अतिरिक्त योगदान अवश्य प्राप्त करोगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में कितने हैं, यूनेस्को की क्या भूमिका है, MAB की क्या भूमिका है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की क्या भूमिका है, हमारे देश के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। आज हम उन सब को विस्तार पूर्वक जानेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स का जो पार्ट्स हैं वो ठीक ढंग से कवर हो, इसके साथ साथ आपके मुख्य परीक्षा का भी पार्ट है वो कवर हो। अगर आप यहाँ के स्थानीय लोग हो तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर स्थानीय लोगों को ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो हम उनको भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व हैं कितने, हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व कैसे काम करता है, कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, इसके परिचय से जानकारी लेते हैं ताकि क्या होगा हम मेंस के और प्री के हिसाब से भी इसको कवर करते हुए आगे बढ़े। बायोस्फीयर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास और अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक एरिया है वो डेवलप किया जाता है। भारत में इसे पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा घोषित किया जाता है। इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 भागों में अलग अलग तरीके से तोड़कर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व को 3 अलग अलग जोन में क्यों डिवाइड किया जाता है। पहला जोन आपके लिए जो होता है जिसको बोलते हैं कोर जोन। कोर जोन जो होता है उसको पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, यानी कि ये है वो पूरा डेवलप किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा ताकि इसके अंदर कोई भी मानव गतिविधियां हस्तक्षेप न करे। तो मानव गतिविधियां जो है वो यहाँ पे प्रतिबंधित की गई हैं, कोर एरिया में उनको एंट्री उनको अलाउड नहीं दिया गया है। सेकेंड जो जोन है उसको बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन को रखा गया है आपके रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए, एनवायरनमेंट को और अच्छे से समझने के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जितने भी प्रजातियां हैं उनको जानने के लिए, लुप्त हो चुकी प्रजातियों को डेवलप करने के लिए, उन सब के लिए जो रिसर्च एंड उसके लिए स्टडी जो होती है वो आपको बफर जोन में देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरा होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन या संक्रमण जोन। ये जोन कृषि, पर्यटन और बस्तियों जैसी सतत मानव विकास गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पे स्थानीय लोग जो बायोस्फीयर रिजर्व के आजू बाजू रहते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए और बायोस्फीयर रिजर्व की गरिमा को और महत्व देने के लिए। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं कितने। बायोस्फीयर रिजर्व में पहला बायोस्फीयर देश के लिए कौन सा बना, तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो हमारे सामने संख्या 18 आती है। 18 संख्या जो आज के टाइम में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानी जाती हैं। यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे देश में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है।
यूनेस्को क्या है, इसके लिए भी हम अलग से बात करेंगे। अगली कड़ी में हम ये देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा के लिए मापदंड क्या होने चाहिए, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं या कौन से ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर हम किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपके लिए है महत्वपूर्ण जैव विविधता हो वहाँ पे। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जैव विविधता नहीं होगी तो वहाँ उस स्थानीय क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे महत्वपूर्ण जैव विविधता पहले से उपस्थिति हो। ठीक है। सेकेंड, एक संरक्षण क्षेत्र हो जहाँ राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य पहले से मौजूद हो और उसको अब संरक्षित करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत है, उसको और समझने की ज़रूरत है, और जिसके अंदर जो प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पे हैं या कुछ प्रजातियों की नई खोज करनी है या रिसर्च करनी, कोई स्टडी करनी है, उनकी जांच पर करने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र पहले से हो जो राष्ट्रीय उद्यान में भी हो या फिर उसके बाद आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव सहभागिता वहाँ पे उपलब्ध हो, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के जो आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनका कार्य होता है कि इस संरक्षित क्षेत्र को प्रोटेक्ट करें, इस संरक्षित क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाए ताकि इसकी जो गरिमा है, इसकी जो महिमा है वो बनी रहे। तो उसको सतत विकास देने के लिए आजू बाजू जो लोग हैं उनकी सहभागिता को महत्वपूर्ण माना गया है। संरक्षण और विकास के लिए एक प्रभावी प्रबंधन योजना हो, ये सही बात है। अगर कोई भी क्षेत्र अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व जोन में घोषित कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में घोषित कर रहे हो, सबसे पहले जरूरत है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसकी देखभाल कैसे होगी, उसकी रखवाली कौन करेगा। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया हुआ है कि संरक्षण और विकास के लिए एक प्रभावी प्रबंधन होना आवश्यक है। अगर हम बात करें भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो एक बार आप मेरे साथ नक्शे के ऊपर नज़र डालिए। सबसे पहले अगर हम लद्दाख की बात करें तो हमें लद्दाख में आपको मिलेगा कोल्ड डेजर्ट करके हमारा एक एरिया है, वहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे हम उत्तराखंड में तो वहाँ पे आपको मिलेगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो MAB है। MAB का मतलब क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत दिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर सिक्किम की तरफ जाएंगे तो हमें मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व या यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कंचनजंगा वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा अगर नीचे आएंगे हम आसाम की तरफ तो हमें मानस दिखेगा, और मानस को भी विश्व वर्ल्ड हेरिटेज जो हमारा यूनेस्को है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है। थोड़ा ऊपर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो आपको दिहांग और दिबांग मिलेगा, वहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है। आसाम के अंदर अगर दूसरा देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिब्रू सिखोवा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके नीचे थोड़ा सा जाओगे तो आपको नोकरेक मिलेगा जो MAB है, यानी कि मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरबन मिलेगा। सुंदरबन है वो भी ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद अगर उड़ीसा में जाओगे तो आपको शिमलीपाल भी मिलेगा। थोड़ा सा अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जाओगे तो अंशान कमार अमरकंटक भी आपको मिलेगा जो MAB है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर आंध्र प्रदेश की तरफ आप प्रस्थान करोगे तो वहाँ पे आपको शेषाचलम मिलेगा। आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे तो आपको तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा। जब गल्फ ऑफ मन्नार मिला तो थोड़ा सा साइड में अगर जाओगे तो आपको ग्रेट निकोबार वहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व एक देखने को मिलेगा। तमिलनाडु से थोड़ा सा अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको अगस्त्य मलाई मिलेगा। अगस्त्य मलाई के ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, कर्नाटक में हमें कोई बायोस्फीयर रिजर्व देखने को नहीं मिलता। नीलगिरी है वो इन्हीं का कहीं ना कहीं सम्मिलित रूप है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा, तेलंगाना में हमें ये नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर अगर जाए तो वापस हम मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करें तो मध्य प्रदेश में आपको वहाँ पे मिलेगा। जैसे हमने आगे बात की थी अंशन कमार एवं अमरकंटक वो मिलेगा। उसके बाद आपको पन्ना मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पंचमोड़ी है वो भी मिलेगा। थोड़ा सा अगर गुजरात में जाओगे तो आपको कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलेगा। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो टोटल है हमारे देश के 18 बायोस्फीयर रिजर्व को हमने ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है। अगली कड़ी में हम देखेंगे इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा बना, और बायोस्फीयर रिजर्व की वजह से हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा इकोसिस्टम है या हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारा क्लाइमेट है वो कैसे सुरक्षित होता है, कैसे हमें पर्यावरण की वो सारी गतिविधियाँ मिलती हैं जो एक संरक्षित मानव के लिए ज़रूरी होती हैं। हमारे देश का सबसे पहला अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व।
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो वहाँ पे भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में आपने कई बार सुना होगा, मैगजीन में तो अवश्य सुना होगा। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगर इसके स्थान की बात की जाए कि यह बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो हम इसमें 3 राज्यों का रूप देखेंगे, जैसे तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में ये है पूरा बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका जो स्थान है, जो लोकेशन है, वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। स्थापना की अगर बात की जाए, ये प्रश्न आपके सामने प्री में बन सकता है। अगर आपके सामने दिया जाए ईयर वाइज, अगर आरोही क्रम और अवरोही क्रम में पूछा जाए, सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अगर पूछा जाए, तो आपके लिए ईयर की बात आए तो सबसे पहला जो बना हुआ था वो 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था। ठीक है, 3 राज्यों के मिला के बना हुआ है। यूनेस्को द्वारा इसको 2000 में दर्जा दिया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हमें मिल गई थी 2000 में। इसके संरक्षित क्षेत्र देखेंगे, कौन कौन से राज्य में से कौन कौन से नेशनल पार्क या कौन कौन से अभ्यारण्य से मिलकर ये संरक्षित क्षेत्र बनाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जो भारत के सबसे नीचे वाला एरिया है, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जाओगे तो आपने अवश्य नाम सुना होगा मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, जो टाइगर को संरक्षित करने के लिए हमारे काम करता है। उसके बाद अगर दूसरा नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है मुकुर्ती नेशनल पार्क। ये दोनों संरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद केरला की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 2 स्थान मिलेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क का नाम आपने अवश्य सुना होगा। उसके बाद वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद अगर कर्नाटक की बात की जाए तो आपने बांदीपुर टाइगर रिजर्व नाम जरूर सुना होगा। नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये कुल मिला के 6 संरक्षित क्षेत्रों से मिलाकर एक जोन बना, वो बना हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, और उसका नाम दिया गया हमने कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर ये हैं, कौन सी पर्वत की चोटियाँ इस बायोस्फीयर रिजर्व में पड़ती है, कौन से महत्वपूर्ण पासिद या दर्रे यहाँ से गुजरते हैं, कौन सी नदियाँ यहाँ की प्रमुख है, कौन से जल प्रपात यानी कि वाटरफॉल्स यहाँ के लिए हैं, और कौन सी झीलें यहाँ के लिए हैं, वो सब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे अभी। अगर हम इसके भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख यहाँ की पर्वत चोटियाँ देखी जाए तो आपको डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर लंबी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। उसके बाद जो दूसरी पर्वत चोटी है मुकुर्ती पीक, आपने नाम जरूर सुना होगा। बाबुल माला भी एक यहाँ पे चोटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से कौन से पासेज या दरा यानी कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो बनाया गया जो पासेज बने हुए हैं वो कौन से महत्वपूर्ण हैं। सीधी सी बात है, अगर राज्यों के बीच में होंगे ये, अभी कोई नेशनल बाउंड्री या इंटरनेशनल बाउंड्री तो हम शेयर नहीं करें, तो नेशनल बाउंड्री के अंदर राज्यों के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं वो बने हुए हैं। पहला अगर आपके सामने है पलक्कड़ गैप करके एक जगह है, केरला और तमिलनाडु के बीच में ये दर्रा है। उसके बाद है मायोर गोर्ज, ये एक पासेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ की नदियाँ जैसे भवानी, मायोर, काबिनी और चालियार और मिथिर पूजा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो इसी बायोस्फीयर रिजर्व का संरक्षित करती हैं। उसके बाद अगर प्रमुख वाटरफॉल की बात की जाए या जलप्रपात की बात की जाए तो कैथरीन फॉल्स आपने नाम सुना होगा। उसके बाद कालाहट्टी फॉल्स और पाइकारा फॉल्स, ये प्रमुख यहाँ के जलप्रपात हैं। ठीक है, और अगर महत्वपूर्ण झीलों की बात की जाए तो पाइकारा झील, ठीक है, एवलॉन्च झील और एमराल्ड झील यहाँ की प्रमुख झीलें भी इसी संरक्षित क्षेत्र में से गुजरती हैं। तो ये भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी आपका प्रीलिम्स का प्रश्न है वो बन सकता है, और मुख्य परीक्षा में लिखना है तो हमने फ्लो चार्ट के हिसाब से ही बनाया हुआ है। पहले इसकी कब से स्थापना हुई, फिर उसके बाद कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं, फिर उसके बाद भौगोलिक विशेषता को जो क्रमानुसार हम कार्य करते जाएंगे। अगर अभी यहाँ पे देखें कि कौन सी वनस्पतियाँ हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व की और गरिमा बढ़ाती हैं, इसकी शोभा को और बढ़ाती हैं, इसका मान सम्मान को और ऊंचा करती हैं, तो वनस्पति में अगर देखोगे तो शोला वन यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क वन यहाँ पे पाए जाते हैं। एक यहाँ की प्रमुख विशेषता जो आपको हर 12 साल में देखने को मिलेगी, आप लोग शायद उसके बारे में जानते होंगे, जिसको बोलते हैं नील कुरंजी फूल, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है और ये पूरे नीलगिरी को पूरा ब्लू माउंटेन के रूप में बदल देता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है।
तो आपके सामने प्रीलिम्स के लिए कहीं प्रश्न आ जाए कि नीलकुरिंजी फूल क्या है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में नीलगिरी को नील या ब्लू माउंटेन में बदलने का कार्य करता है और हर 12 साल में ये फूल है वो खिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के अगर वृक्षों की बात की जाए कि कौन से ऐसे वृक्ष हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं, तो अगर आपको पता हो चंदन जो हम टीका करते हैं, चंदन, शीशम, सागौन, ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। उसके बाद दुर्लभ ऑर्किड एवं औषधीय पौधों की विविधता भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि ऐसे औषधीय पौधे भी यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि जीव एवं जंतु कौन से इस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो जीव एवं जंतु में हम बात करेंगे स्तनधारी कौन से पाए जाते हैं, पक्षी कौन से पाए जाते हैं और उभयचर कौन से पाए जाते हैं। तो अगर हम स्तनधारी में बात करें तो स्तनधारी में नीलगिरी तिहर नाम आपने सुना होगा, नीलगिरी लंगूर, उसके बाद मालाबार सिवेट जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पहले ही पूछ चुका है, नीलगिरी मॉर्टेल, ये यहाँ की स्तनधारियाँ प्रमुख प्रजातियाँ हैं। उसके बाद अगर पक्षियों की बात की जाए तो पक्षी आपको मिलेगा नीलगिरी फ्लाई कैचर, उसके बाद नीलगिरी पिपिट, नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी ब्लू रॉबिन और मालाबार तोता, यहाँ के प्रमुख पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। उभयचर की अगर बात की जाए तो आपको नीलगिरी मेंढक मिलेगा, मालाबार ग्लाइडिंग मेंढक भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ये यहाँ के उभयचर जीव है। तितलियों की बात की जाए तो मालाबार हिल्स में या फिर आपके इस वाले एरिया में तितलियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। मालाबार बैंडेड पिकॉक और नीलगिरी टाइगर बटरफ्लाई यहाँ की प्रमुख बटरफ्लाई हैं वो पाई जाती हैं। टाइगर रिजर्व एवं हाथी गलियारों की भी बात की जाएगी कि यहाँ पे कौन से टाइगर रिजर्व में कौन सी हाथी गलियारे हैं। आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो टाइगर रिजर्व भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते, एलिफेंट प्रोजेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते, टाइगर प्रोजेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते, उसके बाद राइनो प्रोजेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक कड़ी के साथ उनको भी कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे प्रमुख 3 टाइगर रिजर्व के नाम दिए गए हैं। पहला मुद्दू-मलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद बांदीपुर, उसके बाद नागरहोल। आगे अगर हाथी रिजर्व एवं गलियारों की बात की जाए तो यहाँ पे कौन से हाथी रिजर्व और गलियारे पाए जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे नीलगिरी हाथी रिजर्व आपको मिलेगा, उसके बाद शिगुर हाथी गलियारा भी मिलेगा, ब्रह्मगिरी नीलगिरी गलियारा भी देखने को मिलेगा। ये यहाँ के प्रमुख हाथी रिजर्व एवं गलियारे हैं। जनजातियाँ एवं उनकी विशेषताएं, इस क्षेत्र के अंदर कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, कौन सी जनजातियों की क्या विशेषताएं, वो भी हमें इसमें देख लेनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं आपका ये पोर्शन पीछे ना रहे, कहीं छूट ना जाए। सबसे पहले हम देखेंगे जिसका नाम है टोड़ा। टोड़ा विशेष बैरल आकार की झोपड़ियों में रहने वाली जीआई टैग प्राप्त टोड़ा कढ़ाई का नाम भी सुना होगा आपने, बुनाई कढ़ाई करने वाले लोग हैं। ठीक है, जीआई टैग प्राप्त है। तो आपको जीआई टैग की तो वैसे भी एक अलग से सूची बनानी होती है जो आपको पढ़नी होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जीआई टैग के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, आपने देखा होगा पीवाईक्यू में। तो आपको यहाँ पे टोड़ा कढ़ाई क्या होती है उसको भी विस्तार पूर्वक जान लेना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कोटा। मृतिका कला, पोट्री एवं लोहागिरी में निपुण हैं ये लोग, ये जनजाति पूरी है वो लोहागिरी और मृतिका कला के यानी कि पोट्री में निपुण हैं। उसके बाद कुरुम्बा मिलेगी। कुरुम्बा पारंपरिक रूप से शिकारी हैं, ठीक है, और शहद एकत्र करने में विशेषज्ञ भी होते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद जो प्रजाति है उनका नाम है, सॉरी जनजाति है उनका नाम है इरोला। सांप पकड़ने में निपुण है, एंटी वेमन उत्पादन में योगदान देते हैं। और आखिरी है वो है पणिया, पारंपरिक रूप से कृषि श्रमिक इनका कार्य होता है कृषि कार्य को आगे बढ़ाया जाए। ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं और उनकी ये विशेषताएं हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व में कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की अगर बात की जाए तो आपने ऊटी नाम तो जरूर सुना होगा, जो उद्गम मंडल जिसे हिल स्टेशनों की रानी कहा गया है वो नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के द्वारा इसी क्षेत्र से गुजरती है। उसके बाद संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी इसके लिए लागू है, सरकार इसके लिए कौन से कदम उठा रही है, सरकार इनको संरक्षित करने के लिए क्या कार्य करती हैं, उनके लिए जो परियोजना बनी हुई है उनके ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं। जैसे आप लोगों को अगर ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो इन चीज़ों को नोट्स करके रखिएगा कि सरकार इसके लिए संरक्षण परियोजनाएं कौन सी चला रही हैं।
सबसे पहली जो संरक्षण परियोजना है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण एवं प्रबंधन योजना। दूसरी है प्रोजेक्ट टाइगर बांदीपुर मुदुमलाई नागरहोल। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट नीलगिरी हाथी रिजर्व और गलियारे। उसके बाद 16 वन एवं घास भूमि की उपस्थिति बहाली परियोजनाएं। अभी हमने आपके सामने बात की थी कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या है, राइनो प्रोजेक्ट क्या है और डॉल्फिन प्रोजेक्ट क्या है, वो भी हमें पढ़ने हैं आगे। आपकी इस वाली सीरीज के अंदर हमने जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से पहला पूरा किया है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके साथ में हम क्या करेंगे, एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को करेंगे, उसके बाद एक एक प्रोजेक्ट को करेंगे, फिर उसके साथ एक एक एक्ट को करेंगे, ताकि आपका जो लिंक है वो कंटिन्यू बना रहे और ये ऐसी जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मेंटर IAS अकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा जब भी ये ऐसा कंटेंट आपके सामने आएगा जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आएगी, तो सबसे पहले जानकारी मिले। ठीक है, धन्यवाद।